आज होली के दिन सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको खुशियां लेकर आए और ये त्यौहार खुशी से सभी मनाएं। और चैनल अपनी शिक्षा और समाज और संविधान की बातें साझा करता रहता है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात मैं विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए बता रहा हूँ कि शिक्षा प्राथमिकता पर है चैनल का लक्ष्य। मैं आज इतिहास के सैकड़ों पर्सन इस पावन पर्व पर आपके साथ साझा करूंगा और सभी शिक्षार्थियों से आशा करता हूं कि वो उनको लाभ देंगे। पर्सन इतिहास से क्या अभिप्राय है? इतिहास का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इतिहास किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का, किसी देश का, किसी वंश का या फिर किसी क्षेत्र का। क्षेत्रीय इतिहास से क्या अभिप्राय है? क्षेत्रीय इतिहास का अर्थ है देश के किसी विशेष क्षेत्र के इतिहास का अध्ययन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस तरह के इतिहास का काफ़ी महत्व हो गया। हरियाणा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करो। हरियाणा की क्षेत्र सीमा 27.39 डिग्री 27.39 डिग्री टू 30.55 डिग्री उत्तर अक्षांश और 74.28 डिग्री से 77.36 डिग्री पूर्वी रेखांश के मध्य तक है। ये हरियाणा की भौगोलिक स्थिति बताई गई है। मैं इसको फिर दोहरा दूँ, 27.39 से 30.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 28 मिनट से 77.36 डिग्री पूर्व रेखांश के मध्य स्थित है। हरियाणा के इतिहास का क्या महत्व है? हरियाणा के राष्ट्रीय जीवन में विशेष योगदान के कारण इसका भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। कुछ विद्वान तो हरियाणा को भारत का हृदय भी कहते हैं। क्षेत्रीय इतिहास का सीमा क्षेत्र क्या है? किसी क्षेत्रीय इतिहास के अंतर्गत उस क्षेत्र की भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन व उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति आदि का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय इतिहास का मूल उद्देश्य है किसी भी क्षेत्र का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ इतिहास बिना किसी पक्षपात के लिखना। देखो, मैं ये आज आपको और बताना चाहता हूँ, जो बच्चे आगे भी इतिहासकार बनना चाहें, बिना पक्षपात लिखो। पक्षपातपूर्ण लिखा हुआ इतिहास क्या है कि अपनी मौलिकता को खो बैठता है। भारत में क्षेत्रीय इतिहास की शुरुआत कब हुई? 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में क्षेत्रीय इतिहास का लेखन बहुत तीव्रता से चला और आज भी इस प्रकार के इतिहास लेखन की परंपरा है। हरियाणा के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत क्या हैं? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और आधुनिक स्रोत, ये 3 जो हैं इसके सोर्स हैं मेनली जो इतिहास को जानने के। साहित्यिक स्रोत के अंदर कौन से स्रोत आते हैं? महाकाव्य, रामायण, महाभारत, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों के वृत्तांतों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। पुरातात्विक स्रोतों से क्या अभिप्राय है? इतिहास जानने के वे साधन जो आम तौर पर जमीन के अंदर से या कठोर सतह से प्राप्त होते हैं उन्हें पुरातात्विक स्रोतों का नाम दिया जाता है। स्रोतों, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत कौन से स्रोत आते हैं? स्रोत अभिलेख, सिक्के, मुद्रांक, मूर्तियां और स्मारक आदि को इस प्रकार के स्रोतों के अंतर्गत रखा जा सकता है। जो अगला प्रश्न जो हमारा 12वां प्रश्न है, आधुनिक स्रोतों के अंतर्गत कौन से स्रोत आते हैं? आधुनिक स्रोतों के अंतर्गत मुख्यतः मुद्रित सामग्री आती हैं, जिसमें पुस्तकें, समाचार पत्र व पत्रिकाओं को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा और इसकी कुल संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है और सबसे पुराना ऋग्वेद को माना जाता है। सबसे पुराना वेद, दूसरे वेद हैं 3, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वैदिक साहित्य से संबंधित स्रोत क्या हैं? वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक आदि ग्रंथों को शामिल किया जाता है। अतीत को जानने में वैदिक साहित्य हमारे लिए अत्यधिक मूल्यवान है। जैन साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथों के नाम बताओ। इस साहित्य के अंतर्गत 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र तथा 4 मूल सूत्र हैं, जिनके अध्ययन से हरियाणा के इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध होती है। 3 जैन ग्रंथ हैं, परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र तथा कथाकोश। ये
3 जैन ग्रंथ हैं। मैं फिर बता दूं, परिशिष्ट प्रवन, भद्रभाव चरित्र और कथाकोश। हरियाणा से संबंधित जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हरियाणा में अग्रवा नामक स्थान जो जैनों का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। इस क्षेत्र में महान जैन भिक्षु लोआचार्य निवास करते थे। ये हरियाणा में जो अग्रवा हिसार में जो पड़ता है उसकी बात कर रहा है ये। हरियाणा से जो बौद्ध धर्म के 2 संबंधित केंद्र हैं, रोहतक और अग्रवा। महाभारत नामक ग्रंथ के विषय में हम क्या जानते हैं ये बताना चाहता हूँ। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी तथा इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। ये महाकाव्य कौरवों पांडवों के मध्य हुए पारिवारिक युद्ध का वर्णन करता है। महाभारत का युद्ध हरियाणा कुरुक्षेत्र भूमि पर हुआ था। पुराणों की संख्या 18 है और ये प्रश्न पूछ लिया जाता है संख्या कितनी, 7 पूछ लिया जाता है। हरियाणा के विषय में क्या जानकारी दी गई है। इन धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया कि हरियाणा क्षेत्र में 9 नदियाँ बहती हैं पुराणों में। हरस था उसके दरबारी के विषय में आप क्या जानते हैं। हरस थानेसर का कुरुक्षेत्र के पास है, एक शक्तिशाली शासक था। उसका दरबारी कवि बाणभट्ट था जो उस समय के श्रेष्ठ कवियों में से एक था। पाणिनि की रचना क्या नाम है। पाणिनि ने व्याकरण पर आधारित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। महाभाष्य नामक ग्रंथ के रचयिता पतंजलि हैं। राजतरंगिणी नामक जो रचना है उसके रचयिता कल्लण हैं। और हरियाणा का अभिलेखागार पंचकुला में स्थित है। आगरजन से संबंधित सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो आगरजन से संबंधित जो सिक्के हैं ये अग्रवा, बरवाड़ा तथा मित्ताथल से प्राप्त हुए हैं। मित्ताथल की खुदाई पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 1968, मित्ताथल ये भिवानी जिले में पड़ता है, 1968 पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा जो इसके विश्वविद्यालय द्वारा इस खुदाई शुरू की गई। आंसी का अभिलेख पृथ्वीराज द्वितीय से जुड़ा है। हरस का महल कहाँ स्थित है। हरस का महल हरियाणा थानेसर नामक स्थान पर रहता। उसका एक किला करण के टीले पर भी स्थित है। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं बता रहा हूँ, पेहवा अभिलेख के विषय में हम क्या जानते हैं, मैं इसमें बताना चाहता हूँ। 882 ईस्वी में पेहवा से प्राप्त अभिलेख में राजा भोजदेव के शासनकाल तो हरियाणा के तत्कालीन स्थिति काफ़ी ज्ञान होता है। पेहवा अभिलेख से 882 ईस्वी, काफ़ी पुरानी बात होगी ना, 1000 साल से ज़्यादा। इससे पता चलता है कि पेवा स्थान उस समय घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये मैंने अभी जो 31% जो पूरे किए हैं ये संबंधित थे हरियाणा के इतिहास के स्रोतों का सामान्य सर्वेक्षण से संबंधित थे। जनरल सर्वे ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। अब मैं जो बात शुरू करूँगा स्टोनेज इन हरियाणा, ए ब्रीफ सर्वे, ये इस पर कुछ प्रश्न बताऊँगा आपको स्टोनेज से संबंधित। हरियाणा में आदि मानव के अवशेष डॉक्टर जी पिलग्रिम के अनुसार हरियाणा में लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व आदि मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व। प्राचीन काल के आदि मानव का भोजन क्या था। इस काल का मानव शिकारी संग्राहक का जीवन व्यतीत करता था। उसके भोजन में कच्चा मांस, फल फूल, बीज और अंडे इत्यादि शामिल थे। पाषाणकालीन आदि मानव के हथियारों के विषय में क्या जानते हो। पाषाणकालीन आदि मानव पत्थर के बेढोल यानी उनका जो बनावट थी वो एक नियमित नहीं थी, बेढंगी थी। हथियार बनाता था जिसका प्रयोग वो शिकार अपनी सुरक्षा के लिए करता था। प्राचीन आदि मानव की आजीविका का मुख्य आधार क्या था। प्राचीन आदि मानव की आजीविका का मुख्य आधार शिकार था तथा शिकारी संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। हरियाणा संबंधित 4 पाषाणिक स्थल कौन से हैं। हरियाणा संबंधित 4 पाषाणिक स्थल हैं अनंगपुर, पहाड़ी, पल्ली, सोना तथा पिंजौर। मध्य पाषाणकालीन मानव का जीवन कैसा था। मध्य पाषाणकालीन मानव जीवन पहले की तरह शिकारी संग्राहक का ही था। पहले के अपेक्षा इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। हरियाणा संबंधित मध्य पाषाणिक हथियार कहाँ प्राप्त हुए हैं। हरियाणा संबंधित मध्य पाषाणिक हथियारों के अवशेष हमें अंकर पहाड़ी क्षेत्र, मेवला पहाड़ी क्षेत्र, सिकंदरपुर, मानेसर, दोज, ये दोज इधर ही पड़ता है फरीदाबाद के साथ, तिरोई, खोरी, जमालपुर और टेथर आदि से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में आदि मानव के लिए औजारों की क्या उपयोगिता थी। मध्य पाषाण काल में भी आदि मानव पहले की तरह इन हथियारों का प्रयोग शिकार करने तब अपनी सुरक्षा के लिए करता था। आदि मानव का पहनावा तो निवास स्थान कैसा था। आदि मानव अधिकतर नंगा रहता था।
परंतु ठंड से बचने के लिए पत्तों तथा खाल के टुकड़ों का प्रयोग करता था तथा गुफाओं में रहता था। शीशवाल संस्कृति का समयकाल जो 250 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। शीशवाल संस्कृति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि तथा पशुपालन था, इसी पर उनकी आजीविका निर्भर थी। और ये जो अगला प्रश्न है, मानव द्वारा कृषि का आविष्कार कब किया गया? नवपाषाण काल में मानव में बौद्धिक चेतना विकास, तो उसने इस काल में कृषि कार्य को आरंभ किया। और मित्तातल की खुदाई मैंने पहले बता दिया, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूरज बान के नेतृत्व में आरंभ की गई। हरियाणा से संबंधित नवपाषाणिक मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? हरियाणा से संबंधित नवपाषाणिक मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। ये उस युग में उसने स्थायी जीवन जीना आरंभ कर दिया था। मानव में खाद्य उत्पादक बनने की योग्यता कब विकसित हुई? प्रश्न पूछा जा सकता है। मानव में खाद्य उत्पादक बनने की योग्यता नवपाषाण काल में विकसित हुई थी और कृषि करना इसी का परिणाम था। कृषि करना इसी का परिणाम था। शीशवाल संस्कृति संबंधित अवशेषों के विषय में आप क्या जानते हो? शीशवाल संस्कृति संबंधित अवशेषों में हमें मिट्टी के बर्तन, तांबे के गंडासे, चूड़ियाँ आदि काफ़ी प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में उत्तर नवपाषाण काल की संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा में उत्तर नवपाषाण काल की संस्कृति को शीशवाल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसकी कांस्य युगीन सभ्यता के समकालीन माना गया जाता है। हरियाणा में शीशवाल संस्कृति से संबंधित मुख्य स्थल कौन से हैं? हरियाणा में शीशवाल संस्कृति से संबंधित मुख्य स्थलों में हांसी, फतेहाबाद, हिसार, रेवाड़ी, गुड़गांव, दादरी, सिरसा आदि प्रमुख है। नवपाषाण काल मनुष्य का निवास स्थान कैसा था? इस काल का मानव मिट्टी और घास फूस की झोपड़ियाँ बनाकर अपने परिवार के साथ निवास करता था। पहिए का आविष्कार मानव द्वारा नवपाषाण काल में किया गया। और नवपाषाणिक जो औजार थे, मनुष्य पत्थर के बहुत उच्च दर्जे के औजार व हथियार बनाता था नवपाषाण काल में, जैसे कुदाल, हल, दराती, कुल्हाड़ी, चाकू, छुर्रे, भाले, हथौड़े, बर्छी, बेगनी, छेदनी आदि ये हथियार नवपाषाणी काल में मनुष्य बनाने लग गया था। और ये ठीक मैं आपको करीब 52 प्रश्नों का एक पूरा वीडियो तैयार किया। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और यदि कहीं कोई बात होगी तो मुझे ज़रूर आप संदेश के रूप में बताएं भी। धन्यवाद। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टिगत भी 4th सेमेस्टर के ये प्रश्न हैं आपके BA के, तो सभी बच्चे सीख लें। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको लाभ देंगे। धन्यवाद।